हेलो। आवाज़ आ रही? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कुछ रिप्लाई करें, कुछ आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है लोग। यस यस यस, ओके, थैंक यू फॉर रिप्लाई। अभी आज अपन बात कर रहे हैं कोविड-19 इसके लंग अटैक के ऊपर। जो अपन ने पहले भी एक सेशन लिया था उसमें अपन ने बात करी थी कि लंग अटैक क्या है और इस कोविड-19 में इसका क्या इफ़ेक्ट है। जो पेशेंट ऑलरेडी रेस्पिरेटरी के पेशेंट है, COPD अस्थमा, उस पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। अब तो नया सवाल और जुड़ गया इस बार कि वैक्सीन का क्या है, वैक्सीन का हमें क्या करना है, कौन सा लेना है, कब मिलेगा। बहुत सारे सवाल है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन आंसर सेशन ही रखा है। मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी है आप इसको आप अपने सवाल पूछें मेरे से, तो ताकि उसी के जवाब दें हम। बाकी तो सोशल मीडिया के द्वारा हमें सब सवाल आजकल पता लग ही जाते हैं, सब जवाब। ब्लैक फंगस है और कोई सवाल है आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से। तो सवाल आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो है कि इसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो रही है। इस पिछली बार जो कोविड आया था उस समय इतनी मोर्टेलिटी नहीं हुई थी। ये वाला स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए, इसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये देखने में आया है कि अभी इसमें यंगस्टर जो है उनकी ज़्यादा डेथ हो रही है बनिस्पत की इस कंपेरेटिव ऑफ ओल्ड एज पेशेंट्स। इसका जो रीज़न मेरे समझ में आया है कि ओल्ड एज पेशेंट जो है, कोई डायबिटिक, BP है, कार्डियक पेशेंट है, किसी न किसी तरह वो ब्लड थिनर की दवाएँ जो होती है वो लेते रहते हैं, एस्पिरिन वगैरह। तो उसमें क्या क्लोटिंग नहीं होती है और वो आराम से ऑक्सीजनेशन वगैरह हो रहा है, तो आराम से ठीक हो जाते हैं वो। जबकि यंग पेशेंट है उसको सिर्फ एकदम यंग कोविड ही होता है तो सिर्फ में क्लोटिंग हो जाती है, और हम फिर ऊपर से बोले कितना ही ऑक्सीजनेशन दे दें तो वो क्लोटिंग के कारण उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जो मेडिसिन भी हम देते हैं तो वो भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण की मोर्टेलिटी हाई है, डेथ रेट हाई है उनके अंदर। सेकंड, वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। भाई वैक्सीन कौन सा सही, वैक्सीन सारी अच्छे है। अभी एक लेटेस्ट और आ रहा है जो कोवैक्सीन, कोविशील्ड तो गवर्नमेंट दे ही रही है। जल्दी विद इन 15-20 दिन या महीने भर के अंदर स्पुतनिक जो वैक्सीन है वो अपने मार्केट में आने वाली है। वो मुझे लग रहा है कि शायद इसको ऑफिशियल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में शायद ये अवेलेबल हो जाएगी। इसकी करीब 1000 रुपीज़ करीब चार्ज है, 900 के समथिंग। तो जो जिसको भी स्लॉट वो थोड़ा सा इसको बीच में फोन तो नहीं कर सकता। जो जिसको भी स्लॉट नहीं मिल रहा है वो पैनिक ना हो, परेशान ना हो। स्लॉट बुक हो जाए तो जो मिल जाए आराम से लगा लीजिए जहाँ भी मिल रहा है आपको। और जोधपुर वालों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शाम को 6 बजे स्लॉट खुलता है, तो आप 5:50 पर लॉगिन करके रखें और आराम से उसमें हो जाता है। जहाँ भी मिल जाए, आप पर्टिकुलर सोचो मत कि भाई मेरे को ये साइट चाहिए, जो भी मिल जाए स्लॉट वहाँ बुक करके आप अगले दिन जाके। आवाज़ तो आ रही है ना क्लियर? ठीक है, कोई सवाल आया क्या? क्वेश्चन तो नहीं आया? ठीक है। और अगर मान लो आपको स्लॉट नहीं मिल रहा है तो चिंता नहीं करें, जब स्पुतनिक आ जाएगी मार्केट में तब आप आराम से जाके लगा लें। कई पेशेंट मेरे कई क्वेरी मेरे पास की भी आती है वैक्सीन की भी, क्या वैक्सीन नहीं हो लग पा रही है, आपके हॉस्पिटल में लग जाएगी क्या ऑफलाइन, ऐसे कोई अभी तक तो कोई तरीका नहीं आया है इसका। मगर अपना वेट करेंगे थोड़ा सा, अपने स्पुतनिक आ जाएगी तो स्पुतनिक लगवाओ। उसकी एफिकेसी भी अच्छी है, 91.7% है उसकी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसकी। और जो नेक्स्ट जो है ब्लैक फंगस के बारे में मैं बता देता हूँ। ये जनरली उन पेशेंटों में देखा गया है जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे कोई रहता है एक मैसेजेस वाले, भाई आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, ऐसे 16 mg 30 mg। लोग उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू उसको 14 डेज कंटिन्यू लेते रहते हैं,
जिसके कारण हाई स्टीरॉयड हो जाता है और उसके कारण टेप इसको क्या ऑक्सीजन को स्टीरॉयड को अपने का टेपर करना पड़ता है, धीरे धीरे कम करना पड़ता है। तो वो क्या उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं, कोई टेपर करता नहीं है, तो उस कारण उनकी हाई शुगर हो जाती है, फिर वो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। जनरली हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें एंटी फंगल भी साथ में ऐड करके रखते हैं। तो अगर हम स्टीरॉयड दे भी रहे हैं तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कवर करके चलते हैं। नहीं तो आप उसको इम्यूनो सप्लीमेंट किस वजह से है वो मेरे को बताइए आप। इम्यूनो सप्लीमेंट का क्या रीज़न है? जैसे डायबिटिक पेशेंट है वो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट कहलाता है, तो उसको तो मैं ना हमेशा एडवाइस करते हैं कि भाई आप वैक्सीन लें। आप पर्टिकुलर क्लियर करें कि कौन सी बीमारी है, उसके बारे में हम आपका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, किसी ने पूछा है कि डायबिटीज़ पेशेंट वैक्सीन ले सकता है क्या? तो बिल्कुल डायबिटीज़ पेशेंट वैक्सीन ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पोस्ट कोविड प्रिकॉशन में ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है कोई भी काम में। आप अपने आप को बिल्कुल ध्यान रखें। इसमें पोस्ट कोविड वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, इसको हम पोस्ट कोविड एस्थेनिया कहते हैं। फिटनेस में आपको हर काम बड़े ध्यान से करना है, धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने 14 दिन तक तो क्वारंटीन रहे थे, बिल्कुल काम नहीं किया, अब आप पोस्ट कोविड में अब आपने ज्वाइन कर लिया है तो काम बहुत सारा ले लो ऑफिस का, ऐसा भी नहीं करना है आपको। बिल्कुल लिमिटेड काम करो, आप अपने सीनियर से बात करो वहाँ पे। बिल्कुल मुझे लगता है कि मैंने तो भी जहाँ भी देखे हर कोई इसमें कॉपरेट करता है कि भाई आपको जितना काम उतना ही करे। अननेसेसरी कई बार अपन पैशन के कारण ज़्यादा काम करते हैं, वो सही नहीं है। द क्वेश्चन अबाउट इम्यूनिसेंट अवध कुमार, ये पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट। हाँ, किडनी पेशेंट है अवध जी। हाँ बिल्कुल अवध जी, आप है ना एक बार मेरे हिसाब से तो ले सकते हो, लेकिन कई बार कुछ जैसे दवाई चल रही होती है, जैसे आपका डायलिसिस चल रहा होगा या फिर कुछ हेपेरिन चल रहा होगा आपके, जिसका डायलिसिस चलता है उसके हेपेरिन देते हैं हम। तो आप अपने एक बार किडनी वाले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, वो इस पर बेटर जवाब दे पाएंगे आपको। ये आपका पर्टिकुलर स्पेशल केस है और होप करता हूँ कि आप अभी तक सही होंगे। पोस्ट वैक्सीनेशन पेन इन हैंड एंड फीवर। पोस्ट कोविड किसी ने पूछा है, किसने पूछा है? मोहित अरोड़ा जी ने पूछा है कि पोस्ट कोविड जो अपने वैक्सीन लगाते हैं तो एक तो हाथ में दर्द रहता है और थोड़ा फीवर वगैरह आता है, उसका क्या है? कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीडल स्टिक इंजरी कहते हैं हम इसको, ये बहुत कॉमन है। तो उसमें बर्फ़ का सेक कर सकते हैं आप, ज़्यादा उसको सहलाना नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दो। और अपने नॉर्मल आप पैरास्टामोल गोली ले सकते हैं, जिससे हेडेक और फीवर वगैरह आराम सबसाइड हो जाता है। अगर फिर भी सबसाइड नहीं हो रहा है, फीवर ज़्यादा हो रहा है ग्रेड, तो अपने आप कोई भी फिजिशियन को आप दिखा करके उसे कंसल्ट कर सकते हैं। What about the blood clot after the vaccination? What about the blood clot after the vaccination किसने पूछा? मोहित अरोड़ा जी ने जी। जनरली देखा गया है कि ब्लड क्लॉट के जो केस आए थे, ऐसा नहीं है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है, किसी को कुछ ऐसा है, तो उनको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। रीज़न है कि हो सकता है वो कोविड हो आपको, तो ऑलरेडी क्लॉटिंग चल रही हो, फिर अपन वैक्सीन और लगा ले तो वो ओवरलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा वायरस का। तो अपने को ध्यान रखना है कि भाई ऐसे देखा नहीं गया कि पोस्ट कोविड वैक्सीन में कोई क्लॉटिंग हुई हो, ऐसा नहीं देखा गया है। एक हमारे AFI केस रिपोर्ट किया था। AFI केस होता है किसी को वैक्सीन के बाद है ना आँखों में पेशेंट को हो गया था, आँखों में की रोशनी चली गई थी, तो उसने क्लेम किया था कि ये पोस्ट कोविड हुआ है, मेरे को वैक्सीन के बाद हुआ है। तो हमने उसकी सारी स्टडी करी, डॉक्टर न्यूरोफिजिशियन को भी इन्वॉल्व किया था सब। तो उसमें हमने ये रिपोर्ट की कि भाई पोस्ट कोविड वैक्सीन नहीं है, ये एक नॉर्मल पहले से ही होना था इनको। ये सब हाँ। रोहित सिंह, ये 10 दिन से बुखार था, बॉडी पेन था, भी मुझे टेस्ट करवाना चाहिए? नहीं, अगर रोहित सिंह जी का क्वेश्चन था कि अब ठीक है, आप अपना है ना क्या करिए, अगर आप एक पल्स ऑक्सीमीटर लीजिए, टेम्परेचर लीजिए, आप ऑक्सीजन लेवल नापे, टेम्परेचर नापो और अपने डॉक्टर को ये बताते रहिए रोज़ सुबह शाम, ताकि कभी भी कुछ हो तो आपको बता सके। अगर अभी आप ठीक हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन कम हो तब ज़रूर आप सब टेस्ट कराओ और दिखाओ। One question from Jagdish Prajapati. Suggest me for COPD patients who is not able to come to check up for in this COVID time. What are suggestions for COPD? COPD पेशेंट्स जो ऑलरेडी लंग्स के मरीज़ होते हैं, क्रॉनिक मरीज़ होते ही है, तो
अगर वो नहीं आ सकते हैं तो अपने घर से अपने डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपने जो इनहेलर जो ले रहे हैं वो कंटिन्यू लें, अपना ऑक्सीजन लेवल बराबर चेकअप करते रहे, टेम्परेचर चेकअप करते रहे। और अगर ऑक्सीजन लेवल अगर कम आ रहा है फिर तो उनको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ेगा। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपना इनहेलर जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसको डिसकंटिन्यू नहीं करें, आप उसको कंटिन्यू रखें। और भी कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसमें एक दो चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा अपने से कि कोविड में कोई पैनिक मत हो। पैनिक पेशेंट हमेशा परेशान होता है। हमने 23-24 स्कोर वाले भी पेशेंट को हमने ठीक होते हुए देखा है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉजिटिव रहता है और अपने आप को टेंशन नहीं लेता है वो ठीक हो जाता है, और जो टेंशन लेता है उसका 4 स्कोर भी होगा, माइल्ड भी होगा, तो भी वो ठीक नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, होपफुल जॉयफुल रहिए और डॉक्टर से बराबर टच में रहिए आप सुबह शाम, कोई दिक्कत नहीं है। One question from Sarita Mathur. When should you take the first dose of the vaccine after getting infected with COVID? आफ्टर 6 मंथ। सरिता जी ने पूछा है कि अगर एक बार कोविड हो गया है तो उसके बाद क्या लेना चाहिए, कब वैक्सीन लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही गाइडलाइन चेंज करी है, तो कोविड पेशेंट्स को 6 मंथ बाद की एडवाइस करी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो कोविड एक बार हो जाता है तो उसके 6 मंथ तक उसकी एंटीबॉडी बनी रहती है, तो अननेसेसरी अपन ओवरलोड नहीं करेंगे। 6 मंथ बाद उसकी वैक्सीन ली जाएगी। यशवंत सोलंकी सर, स्टूडेंट के बारे में कुछ बताएं। दे आर सेफ और नॉट, काइंडली एक्सप्लेन ऑन दिस टॉपिक। यशवंत जी, थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। ये एक बहुत अभी जनरल सवाल है, हर मरीज़ पूछता है हमसे कि भाई स्टेरॉइड के बाद क्या है और ब्लैक फंगस का क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें। तो आप हमेशा सेल्फ स्टेरॉइड ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, हम हमेशा कहते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जब भी स्टेरॉइड डॉक्टर दे रहा है आपको, तो डॉक्टर को पता है कि मैं कितनी डोज में दे रहा हूँ और कब कम करना है इसको, पेशेंट को क्या नीड है अभी, क्या डोज चाहिए इसको, और साथ में एंटी फंगल भी ऐड कर देते हैं इसमें, जिससे कि अपन को फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो इसलिए स्टेरॉइड अगर डॉक्टर लिख रहा है तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपन मीडिया, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, न्यूज़ चैनल्स पे ये देखते देखते आदमी, कई बार हर मरीज़ पूछता है आजकल तो हमसे कि भाई सर स्टेरॉइड का कितनी है, अभी कब कम करेंगे। जिसको पहले लिख दिया तो वो अभी भी फ़ोन करके पूछते सर ये कोई दूसरे डॉक्टर से इलाज चल रहा है, तो वो भी हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई उन्होंने स्टेरॉइड लिखा हुआ है, ले या नहीं ले। तो डॉक्टर अपने हिसाब से लिखता है, धीरे धीरे उसको डोज कम करते रहते हैं हम। मान लो 16 से शुरू करें तो फिर 8 कर देते हैं, फिर 3 आपका 4 कर देते हैं, फिर बंद कर देंगे हम। ठीक है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर के साथ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोई बात नहीं। अभी और किसी के कोई अगर आपने सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सरिता माथुर आस्किंग फॉर द स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे रखें। सरिता जी ने पूछा है कि स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे रखें। बिल्कुल, जो कोविड प्रोटोकॉल है, अभी तो कोरोना के हिसाब से ही बता पाऊँगा मैं, कि अपने मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, है ना, और हैंड वॉश करते रहिए। अपने को बस कोविड ना हो, यही है, अभी यही कहेंगे। इसी परिभाषा से हम समझ पाएंगे कि अपना लंग्स मजबूत है। लंग्स जनरली सबके मजबूत ही रहे अपने, मगर कोविड किसको एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, जो जैसे रोज़ बार बार जाते रहते हैं, तो उनको धीरे धीरे वायरल लोड बढ़ता रहता है, समझ में आता नहीं है किसी को। फिर एकदम से ब्लास्ट होता है वो, फिर एकदम से पता लगता है कि भाई ऑक्सीजन लेवल 82 हो गया, 85 हो गया। तो ये ना करें आप, अपना ऑक्सीजन चेक करते रहिए। पल्स ऑक्सीमीटर हर घर पे रखिए आजकल, और थोड़ा सा दिक्कत हो आप ज़रूर ऑक्सीजन चेक करें और डॉक्टर को बताओ। और अगर आप कोविड नहीं हुआ है तो आपका लंग्स मजबूत ही है। संगीता माथुर ने क्या पूछा? हाउ टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी सिस्टम। नहीं, वो तो ऑडिबल थे, उसका जवाब। और कुछ मेरे तो लेटेस्ट ही चल रहा है। संगीता माथुर ने पूछा हाउ टू क्योर चिल्ड्रन
फॉर थर्ड स्टेज। बहुत अच्छा सवाल पूछा है संगीता माथुर जी ने, हाउ टू क्योर चिल्ड्रन फॉर थर्ड स्टेज। इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर दिया कि अब स्कूल बिल्कुल नहीं खोल रहे हम लोग, स्कूल नहीं खोलेंगे तो ठीक है, घर पे ही रहेंगे सब बच्चे और किसी से कनेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे से, तो वो एक बहुत बड़ा है। और बच्चों को हेल्दी का खाना वाना खिलाओ, और मास्क वाला पूरा बच्चों के लिए भी पूरा हैंड सैनिटाइजिंग, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन ये रखी है, ऑरल हाइजीन सब रखी है, तो ताकि चिंता नहीं करें। और थोड़ा बहुत कुछ भी हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि बच्चे, हमने देखा है कि फैमिली में अगर किसी को कोविड होता है, बच्चे को थोड़ा बहुत फीवर आता है तो 2-3 दिन में सिंपल मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो थर्ड स्ट्रेन की भी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है हमें, क्योंकि वो सिर्फ अभी हम उसका अनुमान लगा रहे हैं आएगा, क्योंकि हम पहले फर्स्ट स्ट्रेन आया तो पता नहीं था सेकंड स्ट्रेन आएगा, सेकंड आ गया तो हम उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि थर्ड भी आएगा जिसमें बच्चे होंगे। ये पहले फर्स्ट स्ट्रेन में ओल्ड एज ज़्यादा परेशान हुए थे, वो डिजीज़ ज़्यादा हुई थी, सेकंड में देख रहे हैं कि यंग ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा अनुमान ही लगाया जा रहा है कि थर्ड स्ट्रेन में बच्चे होंगे, जबकि आप अपन फिंगर क्रॉस रखते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और जल्दी से कोविड से मुक्ति मिले हमें। और आ भी जाए थर्ड स्टेज तो हम अपन जो कोविड प्रोटोकॉल है वही बच्चों में सेम रहेंगे। मैंने फर्स्ट डोज 9 अप्रैल को लगाया, सेकंड को लगाया। 9 अप्रैल को फर्स्ट डोज लगाई थी, अगर आपको बीच में कोविड नहीं हुआ है तो 84 डेज बाद आपके सेकंड डोज लगेगी। मनोज माथुर साहब ने सवाल पूछा था ये कि 9 अप्रैल को डोज लगी है, सेकंड कब लगेगी। मोहित अरोड़ा जी थैंक्स। और ये क्या हो गया ना, COPD और अस्थमा पेशेंट है वो इसमें बिल्कुल अवॉइड ना करें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ऑलरेडी उनके लंग डैमेज है तो टाइम टू टाइम आप ना इनहेलर लेते रहिए, रेस्पिरेटरी की जो भी अपने मेडिसिन चल रही है वो रेगुलर लेते रहिए, और एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। इस समय नेबुलाइजर मशीन रखिए, ज़रूरत पड़े नेबुलाइज लेके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, है ना, बिल्कुल चिंता नहीं करें। सबसे बड़ी बात एक ही चीज़ कहूँगा, खुश रहिए, बिल्कुल पैनिक क्रिएट ना करें। बीमारी हो भी जाए तो ठीक हो जाते हैं, सारे मरीज़ ठीक होते हैं, सिर्फ मरीज़ लापरवाही करता है वहाँ ठीक नहीं होता है, डॉक्टर को लेट पहुँचाता है। ये जो आजकल ट्रेंड है एजिथ्रोमाइसिन और पैरासिटामोल घर पे ले लेते हैं, वो ना करें, जिसके कारण हम डिजीज़ बढ़ जाती है। उसके कारण हमारे पास पेशेंट आता है तब तक स्कोर, चेस्ट का स्कोर जो हो जाता है बहुत मॉडरेट तक पहुँच जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, ब्रिंग देम ऑन कैमरा। ये क्या है, ये भी देना। व्हाट डू यू वांट टू आस्क, पूछो ना। किसी का और कोई सवाल है क्या? चलो, सभी ने थैंक कर रहा है, थैंक यू कहा है, इसका मतलब सेशन क्लोज करते हैं हम अब। किसी का कोई सवाल हो तो अपन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। 8 बजे का टाइम रखा था, लेकिन सर मैं, हाँ, इनहेल बुडेसोनेट, मैंने तो ये देखा है कि जगदीश जी जो आप पूछ रहे हो इसमें कि जो पेशेंट जो ले रहा है उसमें ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल्स और जनरल तो हर चीज़ पे बन जाते हैं, मगर प्रैक्टिकल जो देखा गया है उसमें कि मैंने देखा है कि भाई एक पेशेंट है बुडेसोनेट योवा ले रहा है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, उनका ऑक्सीजन सही है तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम है। नहीं, इनहेलर लेने के बाद 10 मिनट बाद अगर वो मुंह साफ़ कर लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, गला साफ़ कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम है। और ना मैंने किसी पेशेंट को देखा है जो बुडेसोनेट ले रहा है उसको हो रहा है। लाइव वीडियो पॉज हो गया था, वो कोई कॉल आ जाता है तो पॉज हो जाता है। कोई बीच में कॉल आ जाता हो गया था, 9 अप्रैल को लिया था, इसलिए वापस से बताएं सेकंड डोज के लिए।
सेकंड डोज 84 डेज बाद, रमेश माथुर साहब 9 अप्रैल को लिया था, 84 डेज बाद सेकंड डोज लगेगी आपके। अगर आप कोविड वो क्या उसमें कोई कॉल आ जाता है ना तो वीडियो पॉज हो जाता है। ठीक है सर, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आस्क क्वेश्चन। सेशन क्लोज कर रहे हैं।